हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसके कुछ चैप्टर चैनल पे अवेलेबल है। बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं और आज हम लोग एक नए चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आज थोड़ा सा क्लास 11 का रिवीजन लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का है ना मानना होता है कि मैम क्लास 11th में क्या पढ़ाई करें। बहुत सारे बच्चे तो क्लास 11th में पढ़ते ही नहीं है। उनको एंजॉय करना होता है, क्योंकि जस्ट 10th की एग्ज़ाम दी है, 10th पास आउट हुए हैं, तो अभी तो हमें आराम करना है। इस साल नेक्स्ट साल पढ़ेंगे, है ना। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा क्लास 11th का रिवीजन लेती हूँ। जिस चैप्टर को रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है क्लास 11 के बेसिक की, तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो आज मैं पहले क्लास 11 का लेने वाली हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे ये चैप्टर में लेके आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे। तो आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाली हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 आज हम लोग लेके आए हैं। बच्चों, करंट हमारी रेगुलर लाइफ का एक पार्ट हो चुका है ना। मतलब करंट के सिवाय, इलेक्ट्रिसिटी के सिवाय हम लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे अभी मतलब ऐसी सिचुएशन है हमारी लाइफ की। तो करंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब एग्जैक्टली करंट होता क्या है, कुछ नए नए सर्किट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सर्किट्स पहले क्या होते हैं ये तो पता होना चाहिए। सर्किट्स में क्या क्या होता है, करंट फ्लो कैसे होता है, कहाँ से कहाँ होता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट करंट क्या होता है ये पहले हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो क्लास 11th में हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये सभी बातें हमने क्लास 11th में स्टडी की थी। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास 11th का फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्लास 11 स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देखें तो वहाँ पे सर्किट आ गया। सर्किट में क्या क्या होता है बच्चों, एक लोड होता है। लोड मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, इसकी जगह पे ट्यूबलाइट हो सकती है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रन करने के लिए, कोई भी इक्विपमेंट को रन करने के लिए हमें करंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि बल्ब ग्लो करने के लिए आपको करंट लगेगा, फैन ऑन करने के लिए आपको करंट लगेगा, घर में एसी ऑन करने के लिए आपको करंट लगेगा। मतलब किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए आपको करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये करंट कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कीज वगैरह लगाएंगे। देन सेल बैटरी रहेगी जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, उसके सिवाय करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, है ना। तो सेल का क्या काम है, बैटरी का क्या काम है, या फिर चार्ज मतलब क्या एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करना चाहूँगी। तो वो पहले अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखो बच्चों, क्लास 11th में ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो पहले हम लोग क्लास 11th का देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास 12 का देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट मतलब देखो, डेफिनेशन तो हम लोग बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, चार्ज पर यूनिट टाइम। लेकिन एग्जैक्टली चार्ज क्या होता है ये तो हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों, बचपन से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करते आ रहे हैं। यहाँ पे एटम का बहुत बड़ा रोल है। कैसे, देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है सब्सटेंस का, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। और एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगी, मतलब जिन्होंने 9-10 में कुछ पढ़ा नहीं है ना, तो उनको भी समझ में आ जाएगा, इतना बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है,
प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्लेस कहाँ पे होती है एटम में? उसके सेंटर पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन यहाँ पे रहेगा एंड इलेक्ट्रॉन जो है दैट कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियर पार्ट, मतलब ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ऐसे कंटिन्यूअसली ये रिवॉल्व होते रहेगा, है ना। इसकी जो लास्ट शेल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। लास्ट सेल का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में। कैसे? देखो बच्चों, जो लास्ट शेल होती है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उससे उस एटम का, उस सब्सटेंस का नेचर डिफाइन होता है। मतलब कोई भी सब्सटेंस जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो स्टेबल है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। जैसे कि कोई आदमी है, उसके पास अगर 8 लाख है, 8 लाख है मतलब वो स्टेबल है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, है ना। 8 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो 8 लाख जिसके पास होंगे तो वो स्टेबल है उसकी लाइफ में, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। वैसे एटम का प्रॉपर्टी कौन सा है? एटम का प्रॉपर्टी है, एटम के पैसे है उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन क्या सभी एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? नेवर। किसी एटम के लास्ट शेल में, मतलब पूरा एटम, पूरे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, लास्ट शेल की बात हो रही है बस। एटम के लास्ट शेल में, किसी एटम की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी एटम की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी की 3, किसी के 4, 5, 6, 7 एंड 8। जब 8 की बात आएगी तो ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वहाँ पे एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। लेकिन जिसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है, उनका क्या? उनको भी तो स्टेबल होना है। हर इंसान को अपनी लाइफ में स्टेबल होना होता है, वैसे एटम को भी इलेक्ट्रिकली स्टेबल होना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, है ना। तो अभी मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर आपके पास 1 लाख है, आपको स्टेबल होने के लिए 7 लाख की ज़रूरत है, आपको कोई इंसान 7 लाख देगा क्या? कोई भी नहीं देगा, है ना। तो आप क्या करोगे इसके लिए? जिस इंसान के पास 7 लाख है, आपको तो स्टेबल होना है अपनी लाइफ में, तो आप क्या करोगे? एक काम करो, ये 1 लाख है ना, आप ले लो, आपके पास रखो और मुझे शेयरिंग कर लो आपके बिजनेस में, है ना। मतलब मुझे शेयर दे दो बिजनेस का, ऐसे वो बोलेगा। मतलब अगर ये 1 लाख दे के, मतलब डोनेट करके उसको अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? देगा, है ना। तो ये जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को इमिट करना, मतलब फ्री करता रहेगा, है ना। तो 1 लाख देना मतलब वो देने में इंटरेस्टेड है, लेने में नहीं। 7 लाख तो उसको कोई देगा नहीं, तो बेटर वे वो उसको देगा। तो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के लिए इंटरेस्टेड होगा, लेने के लिए नहीं। जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वो भी देने के लिए ही इंटरेस्टेड है। किसको देगा? जिसके पास 3 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स होगी उसको देगा, और जो देने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब जिनके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा डोनेट करने में इंटरेस्टेड है ना। जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो लेगा भी और देगा भी, जिसके पास 5 है वो लेगा, 6 लेगा, 7 भी लेगा। तो बच्चों यहाँ पे जिनके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के लिए इंटरेस्टेड है। 4 वाला देने और लेने के लिए भी इंटरेस्टेड है। 5, 6, 7 वाला बस लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब जिनके पास ये इलेक्ट्रॉन्स है वो सब्सटेंस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और हमें करंट फ्लो करने के लिए चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसका मतलब जो सब्सटेंस के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, व्हाट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स? इनको क्या कहा जाता है? जिसमें से करंट फ्लो होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं, है ना। तो इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। एंड जिनके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। तो बच्चों, तो करंट कंडक्शन के लिए हमारे पास होता है कंडक्टर जिसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब देखो, एक करंट की कंडक्शन की एक वायर में लेती हूँ, मतलब मान लो मैंने कॉपर वायर ली, तो इस कॉपर वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है।
क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसका मतलब उसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, है ना, तो वो फ्री करता रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को हमेशा फ्री करता रहेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री करता रहेगा। इसको मान लो मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया बैटरी का, है ना, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, उल्टा बोल दिया मैंने, क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, पता है ना आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन होगा, निगेटिव का रिपल्शन, पॉजिटिव निगेटिव का अट्रैक्शन। तो निगेटिव से ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे एंड पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज, देखो यहां से रिपेल हुए, यहां पे अट्रैक्ट हुए, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Q पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर एरिया में से, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया सबको? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या मतलब होता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट, इसको कहा जाता है चार्ज। तो इसमें से है ना इंसुलेटर जो है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमने स्टडी किया है, उसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी आज के चैप्टर में स्टार्ट किया, और जो सेमीकंडक्टर है ना वो हम लोग लास्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। तो सेमीकंडक्टर हम लोग लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल देखो, अभी इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इलेक्ट्रिक करंट ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, ओके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं रेजिस्टेंस। सबको पता है, ओहम्स लॉ देख लेते हैं पहले। ओहम्स लॉ क्या होता है, ओहम्स लॉ भी बहुत जगह पे हम लोग यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओहम्स लॉ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अभी मैंने क्या किया था याद है, मैंने एक वायर लगाई थी, उस वायर को हमने एक सेल लगाया था, तो ये सेल का रहेगा ईएमएफ और यहाँ पे रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जितना बढ़ाएंगे, मतलब ये इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स जितना बढ़ेगा चार्ज का फ्लो भी बढ़ेगा, तो फोर्स जितना बढ़ाएंगे उतना करंट फ्लो बढ़ेगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ये बोलता है ओहम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था। तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लेना जरूरी है, कांस्टेंट इनटू लेना जरूरी है, मतलब कांस्टेंट आता ही है। तो ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है बच्चों, I इंटू आर, आर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये लॉ भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल आने वाला है हमारे आने वाले सिलेबस में, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस बहुत जगह पे हम लोग यूज करने वाले हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पता होगा सबको। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है, सबको पता है। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट को हम लोग, जो क्या करता है, करंट फ्लो को अपोज करता है, अपोज फॉर करंट फ्लो, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है ना, ऐसा रेजिस्टेंस होता है। एंड इसका जो एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस का, वो क्या होता है, ओहम होता है, ओहम। उसके बाद देखो दो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, तो वो भी बता देती हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एक रजिस्टर, उसके साथ ये दूसरा रजिस्टर, उसके साथ ये तीसरा रजिस्टर, वैसे 3 रजिस्टर्स मान लो मैंने कंबाइन किए, R1, R2, R3। तो यहाँ R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या बनेगा, इन तीनों की एडिशन होगी। R1, जिनको 11th आता है ना उन्होंने ये टॉपिक स्किप किया तो भी चलेगा, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट जिसको सुनना है वो सुन सकता है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों ऐसे ही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज का मतलब एक के बाद एक, पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, एक के नीचे एक ऐसे 3 रजिस्टर लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, इनको कंबाइन करना है और ये 2 टर्मिनल्स यहाँ पे आएंगे, ये रहा आपका R1, ये R2,
ये R3, तीनों रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, एक के नीचे एक कंबाइन किया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो ये है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों अभी एक टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ये तो भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब क्या होता है, देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट एक बार एनडीए के एग्जाम में, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर है ना, एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था इसका ऐसा यूनिट, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका सिंबल होता है रो। इसको क्या कहा जाता है, रो। तो बच्चों रेजिस्टेंस जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली लेंथ ऑफ द वायर, दूसरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहेगा एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इसको अगर मैं कंबाइन लिखूं तो कैसे आएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इसका मतलब R इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट इनटू L/A, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक सेकेंड, ये कांस्टेंट को कहा जाता है, आर नहीं, यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये हम लोग डिनोट करते हैं रो से, है ना। तो ये क्या बनेगा, देखो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, है ना। तो इससे रो का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, R इंटू A डिवाइड बाय L। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको हम लोग 12th में बहुत सारी जगह पे यूज करने वाले हैं, RA/L। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट लेंथ, जिसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, जिसकी 1 मीटर लेंथ है, ऐसी वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका SI यूनिट क्या बनेगा, देखो SI यूनिट क्या होता है इसका रेजिस्टेंस का, ये एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था। ओहम, रेजिस्टेंस का ओहम है इंटू मीटर स्क्वायर एरिया का डिवाइड बाय मीटर। तो 1 मीटर कैंसिल होगा और रो इज इक्वल टू क्या बनेगा, ओहम मीटर बनेगा। तो ये इसका SI यूनिट बनेगा। आए समझ में बच्चों। तो ये था हमारा क्लास 11 का करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अभी यूटिलाइज करने वाले हैं। बच्चों ये सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पहले ले लो, इसका पहले स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद इसका स्क्रीन, और भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होगी तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे क्लास 11 की तरफ। ओके बच्चों, अभी हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा 12th का। देखो इसमें सबसे पहला जो है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th का किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो सबसे पहले तो नेटवर्क क्या होता है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सर्किट जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, सेल होती है, मतलब मान लो एक ऐसा सर्किट मैंने लिया, नेटवर्क मतलब क्या होता है, देखो एक रेजिस्टर मैंने लिया और एक रेजिस्टर मैंने लिया, उसके बाद यहाँ से मैंने एक सेल कनेक्ट की, है ना, उसके बाद और एक रेजिस्टर लिया, देन यहाँ से एक सेल कनेक्ट की, एंड देन मान लो यहाँ पे और एक सेल कनेक्ट की, यहाँ पे रेजिस्टर, एक सेल हमने कनेक्ट की, कुछ इस तरह जो सर्किट बनाया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। तो किरचॉफ्स ने बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट लॉज दिए थे बच्चों, जिसमें करंट से रिलेटेड एक लॉ है एंड वोल्टेज से रिलेटेड एक लॉ है, उसका नाम भी वैसे ही है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। तो ये दोनों लॉज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह पे इसको यूटिलाइज करना है। तो किरचॉफ्स के दो लॉज हैं। पहला लॉ जो है उसको कहा जाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको ही कहा जाता है, और किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसका दूसरा नाम क्या है पता है क्या, जंक्शन लॉ भी इसको बोला जाता है, करंट लॉ और जंक्शन लॉ।
जो कि करंट से रिलेटेड है, मैंने बोला ना करंट एंड वोल्टेज से रिलेटेड है, तो इसको जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। जंक्शन क्या होता है बताती हूँ। उसके बाद और एक है सेकेंड, कौन सा, किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसको अलग अलग नाम है, किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, और इसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये वोल्टेज से रिलेटेड है इसलिए इसको वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और इसको कहा जाता है लूप थ्योरम, लूप थ्योरम भी कहा जाता है इसको। जैसे ये जंक्शन है ना वैसे ये लूप है, दोनों का मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। इसको लूप थ्योरम बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे दोनों लॉज को हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इससे रिलेटेड जो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है इनकी डेफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं। अभी देखो बच्चों, हमारे घर में क्या होता है, मतलब हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखो पहले मैं नेटवर्क बता देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया, इस सर्किट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक सेल है, एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक सेल है और एक रेजिस्टर है, और यहाँ पे और एक सेल है। अभी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट ऐसा है, मतलब यहाँ का पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वायर इधर से आ रही है, एक वायर इधर से आ रही है, एक वायर इधर से है, मतलब पॉइंट ए पे तीन वायर्स का कॉम्बिनेशन है। ऐसे आपके घर में भी होता है ना, देखो जरा आजू बाजू देखो, आपको दिख रहा है क्या, ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ से 1 2 3 वायर्स जा रही है, 4 वायर्स जा रही है, तो ऐसा पॉइंट होता है ना हमारे घर में भी। तो वैसे जस्ट लाइक दैट यहाँ पे ए पॉइंट ऐसा है जहाँ 2 और मोर कंडक्टर्स जो है वो लीव हो रहे है ना, या फिर ज्वाइन टुगेदर है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज जंक्शन। इसको क्या कहा जाता है, जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब क्या, एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर एक दूसरे को कनेक्ट है, एक दूसरे को ज्वाइन है, ऐसे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। समझ में आया सबको, वेरी सिंपल। उसके बाद बात करते हैं लूप की। लूप का मतलब क्या, देखो जंक्शन तो हमें समझ में आ गया, तो पहला पॉइंट हमारा कौन सा है, जंक्शन। तो यहाँ पे बताओ मुझे जंक्शन कौन से है इस सर्किट में। देखो यहाँ पे ए पॉइंट पे 3 कंडक्टर आ रहे, बी पॉइंट पे भी 3 कंडक्टर आ रहे, तो ये तीनों कंडक्टर है, मतलब यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये जो है ये क्या है, यहाँ पे जंक्शन है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ये दोनों यहाँ पे जंक्शन है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज लूप। लूप का मतलब क्या है, देखो बोर्ड को भूख लगी है, वो उसने खाना स्टार्ट कर दिया, मतलब वर्ड्स कहना स्टार्ट कर दिया है, तो ज़रा ध्यान से, ओके, कोई भी वर्ड यहाँ मिसिंग हो सकता है। अभी यहाँ पे लूप क्या है, देखो लूप का मतलब क्या, मैं इस पॉइंट को मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको ए बी में नाम दे देती हूँ पहले। लूप मतलब क्या, देखो ए बी, इसको मैं सी नाम देती हूँ, इसको मैं डी नाम देती हूँ। अरे बाप रे, ये डी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए बी सी डी ए, मतलब एक क्लोज्ड पाथ है, देखो क्लोज्ड पाथ, कहीं पे भी नहीं। अगर मैं बस ए बी सी डी बोलूँ ना तो ये लूप नहीं बनेगा, मेरा ए से स्टार्ट होगा, ए पे एंड होगा। क्या, देखो ए, वाइट पेन लेते हैं, यहाँ पे ठीक से दिखता नहीं है ना, वाइट कलर लेते हैं, क्या, ए बी सी डी ए, वापिस ए से स्टार्ट हुआ, ए पे एंड हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लूप। ए बी सी डी ए, इसको हम लोग लूप बोलेंगे। आया समझ में। तो लूप देखो क्या है, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। क्लोज्ड कब होगा, ए से स्टार्ट किया, ए पे एंड किया, तो हम इसको क्लोज्ड बोलेंगे। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड लूप, और उसको ही दूसरा नाम होता है मेश, उसको मेश भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अभी तीसरा, ब्रांच की तरफ। इसमें ब्रांच कौन सी है, कौन सा भी एक पाथ, उसको हम ब्रांच बोलेंगे। तो ब्रांच कौन सी है, देखो इसमें पाथ हम ले सकते ए बी सी, ये एक पाथ जो क्लोज नहीं है, पाथ ए बी सी, ये ब्रांच हो गई।
या फिर पाथ BC ये एक ब्रांच हो गई, या फिर पाथ AB ये एक ब्रांच हो गई, है ना। ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब एक छोटा सा ब्रांच, जैसे किसी ट्री की ब्रांच होती है, वैसे ये इसकी नेटवर्क की ब्रांच है। आया समझ में? तो ये तीनों पॉइंट याद रखो बच्चों। यहाँ लूप का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, जंक्शन का पहला, इसलिए देखो जंक्शन लॉ। तो ये जंक्शन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से बहुत सारे कंडक्टर्स कंबाइन हो रहे, 2 और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर, उसको हम जंक्शन बोलेंगे। लूप मतलब ये पूरा कंबाइन पाथ है। उसके बाद ब्रांच, ब्रांच मतलब यहाँ n होना चाहिए ना, n। ब्रांच मतलब क्या, कोई भी एक पाथ, उसको हम बोलेंगे ब्रांच। ओके, तो ये सभी चीजें यूटिलाइज करते हुए अभी हम लोग हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ देखने वाले हैं। तो देखते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है। देखो, लेकिन बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये सभी डेफिनेशंस अच्छे से आपको स्टडी करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में है ना डेफिनेशंस भी पूछी जाती है, तो डेफिनेशंस अच्छे से स्टडी करो। देखो, उसके बाद देखते हैं अभी किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट बता देती हूँ, है ना, उसके बाद उसको डिटेल में साइन कन्वेंशंस वगैरह सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम मैंने बताया आपको। इसको करंट लॉ भी बोला जाता है। सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो किरचॉफ का लॉ है ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। उस प्रिंसिपल का नाम मैं बाद में बताऊंगी आपको, बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो इसको समझ लेते हैं एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चों, द अलजेब्रिक सम of current at any junction is always zero। s चाहिए ना यहाँ पे, is always zero मतलब क्या, देखो समझ लेते हैं पहले। मैंने एक जंक्शन लिया, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट लिया। जंक्शन हम किसको बोलते हैं, जहां से 2 और मोर कंडक्टर्स ज्वाइन हो रहे, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जंक्शन लिया, इस जंक्शन के ऊपर एक वायर यहाँ से आ रही है, एक वायर यहाँ से आ रही है, एक यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। मतलब इस जंक्शन के ऊपर करंट आ रहा है, करंट जा भी रहा है, मतलब एंटर हो रहा है, लीव भी हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे और एक वायर में लेती हूँ, यहाँ पे ये वायर से मान लो I1 जितना करंट, अंडरस्टैंड कर लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, I1 जितना करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है, ठीक है, इस जंक्शन पे, इसको मैं ए नाम दे देती हूँ। I2 करंट जो है वो भी इसके अंदर आ रहा है। उसके बाद I3 करंट जो है वो लीव हो रहा है, I4 करंट भी यहाँ लीव हो रहा है, I5 करंट यहाँ लीव हो रहा है, एंड I6 करंट मान लो यहाँ एंटर हो रहा है ना। इसका मतलब 3 कंडक्टर में से करंट एंटर कर रहा है और 3 कंडक्टर में से करंट लीव कर रहा है। बच्चों अभी सोचो जरा, मान लो एक पॉइंट मैंने लिया है, इस पॉइंट को मैंने 3 पाइप कनेक्ट कर दिए, 3 पाइप, पानी के पाइप पता है सबको, हम लोग पानी यूज करते हैं ना, और अलग अलग ट्यूब्स लगाए होते हैं। 3 पाइप मैंने कनेक्ट कर दिए। ये तीनों पाइप में से मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, और मैंने 2 पाइप जो है उनको पानी जाने के लिए रखा है, इसको पानी जाने के लिए रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, जितना पानी यहाँ से अंदर आएगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा, एक्स्ट्रा का पानी तो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, या फिर कोई कम पानी बाहर निकलेगा, ऐसे भी नहीं होगा, है ना। जितना पानी इस पॉइंट पे आ रहा है उतना ही तो बाहर निकल रहा है। सिमिलरली जितना चार्ज इस पॉइंट पे एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज लीव करेगा, उससे ना कम उससे ना ज्यादा। इसका मतलब क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। मतलब क्या, देखो यहाँ पे जितना करंट एंटर हो रहा है, सम ऑफ एंटरिंग करंट ये क्या होती है, सम ऑफ लीविंग करंट होती है। समझ लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ लीविंग करंट होती है। मतलब क्या, जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा।
तो इसकी अगर मैं अलजेब्रिक सम कर दूं, मतलब क्या, मैं यहाँ इसको समेशन कहा जाता है। समेशन मतलब क्या, सबकी एडिशन। मतलब देखो यहाँ पे देखो, अभी इसको है ना हम लोग साइन के फॉर्म में लिखते हैं, साइन कन्वेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ साइन कन्वेंशंस क्या देने हैं, देखो यहाँ साइन कन्वेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशंस क्या देने हैं, यहाँ पे जो चार्ज एंटर करेगा, करंट अराइविंग एट अ जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। पहला साइन कन्वेंशन क्या, करंट अराइविंग एट अ जंक्शन, अराइविंग एट जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। कैसे, ये मैं प्रूफ करके बताती हूँ आपको। जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पहला साइन कन्वेंशन हो गया। ओके, उसके बाद सेकेंड साइन कन्वेंशन क्या है, करंट लीविंग एट जंक्शन, करंट लीविंग एट जंक्शन is taken as negative, is taken as negative। जहाँ पे लीव करेगा उसको हम निगेटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सब लोग ध्यान देंगे। जहाँ करंट लीव करेगा उसको हम निगेटिव लेंगे, और जहाँ करंट एंटर करेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो बच्चों अभी इसमें देखते हैं हम लोग कि करंट एंटरिंग एंड करंट लीविंग की साइन कन्वेंशंस कैसे देने, यूज कैसे करना है। देखो मान लो यहाँ पे ये करंट क्या हो रहा है, एक मिनट मैं थोड़ी देर के लिए इस 5 को रफ कर देती हूँ। ये 5, ये -3, ये -2। हाँ, अब देखो यहाँ पे करंट क्या हो रहा था हमारा, एंटर हो रहा था, है ना। ये I2 लिया था हमने, I3, I4, I5। देखो अब यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, एंटर। तो I1 के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, I1 पॉजिटिव, अराइविंग करंट है। I2 पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली I3 क्या होगा, निगेटिव होगा क्योंकि लीव कर रहा है। I4 भी लीव कर रहा है, एरो बाहर की तरफ है, मतलब ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। I5 क्योंकि वो भी बाहर जा रहा है। I6 लेकिन पॉजिटिव होगा क्योंकि वो एंटर कर रहा है, तो दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। ओके, तो अभी जितने भी एंटरिंग करंट है उन सबको हम लोग सम कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी समेशन ऑफ आई एंटरिंग, समेशन ऑफ आई एंटरिंग। सिमिलरली माइनस दूंगी मैं और इन सब का सम करूँगी, समेशन ऑफ आई लीविंग, है ना। तो बच्चों इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये माइनस अगर मैं उधर शिफ्ट करूँ तो माइनस का क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये क्या बनेगा, समेशन ऑफ आई एंटरिंग इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ आई लीविंग। समेशन ऑफ आई एंटरिंग इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ आई लीविंग। यही तो हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बोलता है ना। समझ में आया सबको। तो ऐसे हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ, उसके साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है और इसको यूज करते आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। अब हम लोग किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ देखते हैं। तो बच्चों किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ तो हो गया, अब किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ देखेंगे। सेकेंड लॉ में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड लॉ में वोल्टेज से रिलेटेड। हाँ, एक बात बताना भूल गई मैं आपको, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो वो प्रिंसिपल कौन सा है, देखो एज अ नोट आपको लिखना है। ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यहाँ पे चार्ज कंजर्व हो रहा है। देखो बच्चों, चार्ज यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, बस एक वायर से दूसरे वायर में चार्ज जा रहा है। इसका मतलब ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, it is based on principle of conservation of charge, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। सिमिलरली किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ जो है वो भी एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन उसके हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या होता है उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। किरचॉफ्स का, जैसे किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ में
करंट कंजर्व हो रहा है, मतलब चार्ज कंजर्व हो रहा है, वैसे किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ में क्या कंजर्व होता है? वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस कंजर्व होता है। मतलब देखो यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन बताती हूँ आपको। इसका इक्वेशन क्या होता है? समेशन ऑफ I इंटू आर प्लस ई इज इक्वल टू 0। बच्चों पहले ये इक्वेशन लर्न कर लो, उसके बाद स्टेटमेंट लर्न करेंगे। देखो यहाँ पे अल्जेब्रिक सम है, किसकी? अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस ही हुआ है ना। इट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस प्लस क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 0। आया समझ में? ये हमारा किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ है। इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस and electromotive force called as that is equal to 0 called as Kirchhoff's second law। चलो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं जल्दी से। स्टेटमेंट क्या है? अब ये कैसे, ये भी मैं प्रूफ करके बताती हूँ आपको। स्टेटमेंट है the algebraic sum of product of current and resistance and electromotive force means EMF of cell is equal to 0 ये हमारा किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, ठीक है। और उसके नीचे हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे, क्या? दैट इज समेशन ऑफ I इंटू आर प्लस E इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इसका साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। इसका साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन है ना, लिखने के पहले मैं आपको समझा देती हूँ। कन्वेक्शन नहीं, कन्वेंशन। देखो सबसे पहला, देखो यहाँ पे मैं पहले आपको समझा देती हूँ। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लूप कंसीडर करना है। लूप अपने हिसाब से कंसीडर करो, एंटी क्लॉकवाइज आपको जैसे जाना है जाओ। यहाँ पे देखो हमने सर्किट लिया है, तो लूप मैंने क्या कंसीडर किया? मान लो A B F G A, ऐसा लूप मैंने कंसीडर किया। क्या? A B F G A, ऐसे हम लोग जाने वाले हैं। मतलब यहाँ से गई मैं, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई। अब देखो मान लो दो फ्रेंड्स है, दोनों साथ में जा रहे हैं। कैसे याद रखना है मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा चाइल्डिश है बट याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। मान लो दो फ्रेंड्स है, दोनों साथ में जा रहे हैं, है ना। दोनों साथ में चलेंगे तो झगड़ा होगा। फ्रेंड्स में तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही है। दोनों साथ में चलेंगे तो झगड़ा होगा। झगड़ा मतलब निगेटिव, ऐसे याद रखो, ठीक है। दो फ्रेंड्स है साथ में जा रहे, झगड़ा होगा तो निगेटिव। और मान लो दो फ्रेंड्स है, एक इस डायरेक्शन से गया, एक उस डायरेक्शन से आया, दोनों ने हैंडशेक किया, मतलब पॉजिटिव। थोड़ी देर के लिए मिले थे तो ऑब्वियसली दोनों में फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी, मतलब पॉजिटिव। जब साथ में चलेंगे झगड़ा होगा तो निगेटिव, और अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो पॉजिटिव, ऐसे याद रखो, है ना। देखो अब यहाँ से अगर मैं जा रही हूँ, मैंने यहाँ से लूप स्टार्ट किया, मैं अगर इस डायरेक्शन से जा रही हूँ और मेरा फ्रेंड मतलब करंट भी इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो हम दोनों साथ में चल रहे, तो साथ में चलेंगे तो झगड़ा होगा, तो निगेटिव। मतलब अगर आप रेजिस्टर के लिए, हाँ, लेकिन पहले हम किसका देखेंगे? रेजिस्टर का देखेंगे, फिर सेल का देखेंगे। रेजिस्टर के लिए जिस डायरेक्शन से हम जा रहे उसी डायरेक्शन से अगर करंट चल रहा है तो निगेटिव लेना है। मतलब फॉर रेजिस्टेंस, पहला कौन सा? रेजिस्टेंस। अगर लूप ट्रेसिंग, इसको कहा जाता है लूप ट्रेस करना, मतलब चलना। हम लोग चलेंगे ऐसे, ऐसे चलने वाले, A B F G A,
ऐसे हम लोग चल रहे हैं ना। ये हमारा पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, फिर वापस यहाँ पे आ गए। तो जिस डायरेक्शन से हम चल रहे, मतलब लूप ट्रेसिंग एंड करंट, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो निगेटिव लेना है। क्या लेना है? निगेटिव। लूप ट्रेसिंग एंड करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम निगेटिव लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। एंड अगर लूप ट्रेसिंग एंड करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हैंड शेकिंग होगा, मतलब फ्रेंडशिप होगी, तो हम लेंगे पॉजिटिव। आया समझ में? करंट अगर सेम डायरेक्शन में है और हम भी सेम डायरेक्शन से चल रहे तो झगड़ा होगा निगेटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन से है तो हैंड शेकिंग होगा पॉजिटिव। ओके, तो ये किसके लिए है? ये रेजिस्टर के लिए। तो देखो, उसके बाद अब बात करते हैं सेल की। ये किसके लिए? रेजिस्टर। सेकेंड हम लेते हैं सेल के लिए। सेल के लिए क्या होगा? देखो, जहां से हम जा रहे हैं, अगर जाते जाते पहला हमें निगेटिव लगता है, जहां से हम जा रहे हैं एंड जाते जाते पहला हमें निगेटिव लगता है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पहला हमें निगेटिव लगता है तो हम लेंगे उसके लिए पॉजिटिव। पहला अगर निगेटिव तो हम लोग लेंगे उसको पॉजिटिव। मतलब यहाँ अभी देखो, यहाँ से हम लोग आए, यहाँ से आए तो पहले कौन टकराएगा? निगेटिव टकराएगा। तो पहला निगेटिव टकराए तो हम सेल के लिए क्या लेंगे? +E1 लेंगे। और अगर मान लो हम यहाँ से गए थे और पहले कौन आएगा फिर? पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे? -E1। आया समझ में बच्चों? तो इसको कहा जाता है साइन कन्वेंशन। तो देखो, साइन कन्वेंशन को अभी मुझे लिखना है, तो कैसे लिखूंगी? देखो, पहला पॉइंट, फॉर रेजिस्टर वाइल लूप ट्रेसिंग। एक्चुअली ये लिखने के लिए आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको आना चाहिए। वाइल लूप ट्रेसिंग if direction of current and direction of loop tracing is same, direction of loop tracing is same, then potential difference is taken as negative, otherwise positive, negative, otherwise positive। ओके, ये हमारा पहला साइन कन्वेंशन। उसके बाद सेकेंड हम क्या लिखेंगे? वाइल फॉर EMF, फॉर सेल के लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर सेल वाइल लूप ट्रेसिंग, अभी ना बच्चों मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वाइल लूप ट्रेसिंग, ये ई नहीं चाहिए है ना, यहाँ पे बस लूप P ही चाहिए। लूप ट्रेसिंग, वाइल लूप ट्रेसिंग if first terminal of cell is negative, then EMF of cell is taken as positive, otherwise negative। अब मैं आपको करके बताती हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। otherwise negative, देखो इसका फोटो स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले, है ना, फिर मैं आपको करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे करते हैं कैसे, देखो। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। एक बार सीईटी में इसका लूप ट्रेसिंग का मतलब प्लस माइनस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये लूप लेती हूँ, कौन सा लूप? ABFGA,
देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ब्लैक कलर लेते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, तो हम इसके लिए क्या लेंगे, झगड़ा होगा, मतलब निगेटिव। I1 R1 माइनस I1 R1, ओके। आगे जब चलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो I1 R1 आएगा। आगे जब चलेंगे तो यहाँ देखो करंट भी इस डायरेक्शन में है, हम भी इसी डायरेक्शन से चल रहे हैं, तो I3 R5 माइनस I3 R5 निगेटिव लेना है। यहाँ से चलते गए, यहाँ से जाने के बाद करंट भी इस डायरेक्शन में है, हम भी इस डायरेक्शन में है, तो I1 R3 माइनस I1 R3। अब कौन है, सेल। सेल का पहले आ रहा है निगेटिव, तो मैं लूंगी यहाँ पे पॉजिटिव E1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया सबको? देखो बच्चों, ऐसे अभी हम किसके लिए करेंगे, B C D F B, ओके। नहीं, उल्टा लूप लिया है, कौन सा, C B F D। देखो ये एरो दिखा है ना, तो मैं ऐसे जाती हूँ, C B F D C। फॉर लूप कौन सा लूप है, C B F D C। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो हम लेंगे निगेटिव माइनस I2 R2, ओके। आगे जाने के बाद हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, तो I3 R5 माइनस I3 R5। आगे जाने के बाद हम भी इधर ही जा रहे हैं, करंट इधर ही जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, माइनस I2 R4। जिधर हम दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन से, तो माइनस। अब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पहला कौन सा आ रहा है, निगेटिव, तो हम लेंगे प्लस E2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों? देखो ऐसे आपको साइन कन्वेंशन देने हैं। अब यहाँ पे ये एक बात आपने नोटिस की क्या, देखो इसका मतलब क्या है कि आप जितना वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड करने वाले हो उतना ही वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होने वाला है, उन सब की सम। मतलब क्या पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो E1 इज इक्वल टू, इनको मैंने सबको उधर शिफ्ट किया तो प्लस बनेंगे, I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3। देखो अभी अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करती हूँ, मतलब ये प्लस बनते हैं, तो मान लो मैंने बैटरी से कुछ 9 वोल्ट मैंने अप्लाई किया था, बैटरी से मैंने कितना अप्लाई किया था, 9 वोल्ट मैंने अप्लाई किया था, तो ये 9 वोल्ट इसको 3 वोल्ट जाएगा, इसको 3 वोल्ट जाएगा, इसको 3 वोल्ट जाएगा, मतलब एग्जैक्टली 3 नहीं, किसी को 2 जा, डिपेंड्स ऑन देयर कैपेसिटी, किसी को 2 तो किसी को 4 ऐसे भी जा सकता है। तो इसका मतलब टोटल कितना होगा, देखो ये 9 वोल्ट है, तो ये 9 वोल्ट, और इधर कितना गया, इसको 3 वोल्ट गया, इसको 3 वोल्ट गया, इसको 3 वोल्ट गया, तो तीनों की एडिशन 3 + 6 + 9 ही होगी। इसका मतलब जितना पोटेंशियल दिया था उतना ही अप्लाई हुआ है, उतना ही ड्रॉप हुआ है, हर एक कंपोनेंट को ड्रॉप हुआ है। आया समझ में? तो इसका मतलब ये किसके ऊपर, यहाँ क्या कंजर्व हो रही है, यहाँ एनर्जी कंजर्व हो रही है। जैसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या कंजर्व हो रहा था, चार्ज कंजर्व हो रहा था, वैसे किरचॉफ सेकेंड लॉ में क्या कंजर्व हो रही है, एनर्जी कंजर्व हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग नोट लिख सकते हैं, क्या नोट लिख सकते हैं, नोट, it is based on principle of conservation of energy, it is based on principle of conservation of energy। आया समझ में सबको? बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इससे रिलेटेड है ना कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो बच्चों अभी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है, फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, फाइंड द करंट x। तो यहाँ पे हमें किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ यूज करना है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंटरिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, लिविंग करंट। तो इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटरिंग करंट है, कितने आपको पहले जंक्शन में बता देती हूँ, जंक्शंस देखो कहाँ कहाँ पे हैं,
एक्चुअली ये बी यहाँ पे होना चाहिए था, बी जंक्शन, उसके बाद यहाँ पे एक है सी जंक्शन एंड यहाँ पे एक जंक्शन हमें दिखाई दे रहा है ना। ये कौन सा जंक्शन बोले हम लोग, ए बी, ये एक सेकेंड ना बच्चों, ये ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ बी जंक्शन लिया हमने, यहाँ सी जंक्शन, इसको डी जंक्शन बोल देते, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या पूछा है उन्होंने कि ये जो करंट है एक्स करंट, उसकी वैल्यू निकालो, ये उन्होंने पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे किरचॉफ्स का लॉ यूज करना, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। सी ये सॉल्व न्यूमेरिकल है आपके टेक्स्ट बुक में, वही मैंने लिया है। तो अगर आप यहाँ पे बी जंक्शन पे देखोगे तो एंटरिंग करंट ये कितना है I1 एंड लीविंग करंट I2 एंड I3, लेकिन यहाँ मुझे I3 की वैल्यू पता नहीं है, तो मुझे I3 पहले निकालना होगा। वो I3 निकालने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ एंटरिंग करंट है, यहाँ पे भी एंटरिंग करंट है, एक ही करंट लीव कर रहा है, दैट इज I5, उसकी भी वैल्यू मुझे पता नहीं, तो वो मुझे पहले निकालनी होगी। उसके बाद I5 यहाँ जाएगा, I6 और I6 लीव हो रहा है, I7 लीव हो रहा है, तो I5 मुझे पता हो, कैलकुलेट करने के बाद I7 एंड I6 भी कैलकुलेट करते आएगा। तो देखो कैसे करना है, एट अ पॉइंट बी क्या लिखेंगे हम लोग, करंट देखो कितना एंटर हो रहा है, I1 जितना करंट एंटर हो रहा है, I2 I3 जितना लीव हो रहा है। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू क्या है, I2 प्लस I3 है ना। I1 इज इक्वल टू, जो एंटरिंग करंट है वो लिविंग करंट के इक्वल होगा, यही हमें किरचॉफ्स का लॉ बताता है। तो I1 कितना दिया है उन्होंने, 17 एम्पियर, तो इसको मैंने 17 लिखा, इज इक्वल टू I2 कितना है, 3 एम्पियर, नो सॉरी यस I2 3 एम्पियर है, एंड ये कितना है I3 हमें निकालना है। तो I3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 17 माइनस 3, मतलब I3 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 14 एम्पियर। ठीक है, I3 की वैल्यू मिल गई। अब इस I3 की वैल्यू को हम लोग आगे के जंक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ये कितना मिला मुझे, 14 एम्पियर। अब ये I3 की वैल्यू मैं आगे के जंक्शन के लिए यूज़ करूँगी, C के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एट अ जंक्शन C, एट जंक्शन C के लिए देखो क्या है, I3 I4 I5, मतलब I3 क्या है, एंटरिंग करंट, I4 भी एंटरिंग करंट है, I5 लिविंग करंट है। तो I3 एंटरिंग है और कौन एंटरिंग है, I4 एंटरिंग है, तो दोनों को मैं ऐड करूंगी क्योंकि दोनों यहाँ आ रहे हैं, जा कौन रहा है, I5, ये इज इक्वल टू I5 रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास I3 है, I4 है, इससे मुझे I5 की वैल्यू मिल जाएंगी। तो I5 इज इक्वल टू I3 कितना निकाला हमने, 14, I4 कितना फाइंड किया, ऑलरेडी दिया है 2 एम्पियर, तो 14 प्लस 2 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 16 एम्पियर। बच्चों एक सेकेंड ना, लेट मी चेक द कैमरा, एक सेकेंड, यस इट इज वर्किंग प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम। I5 इज इक्वल टू कितना है, 16 एम्पियर। ओके, ये मुझे C की वैल्यू मिली। अब हम देखते हैं D पे मुझे X की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एट अ जंक्शन D, देखो D पे क्या है, I5 एंटर हो रहा है, I6 एंड I7 लीव कर रहे हैं, इसका मतलब I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7 आएगा, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, I6 फाइंड करना है, तो I6 इक्वल टू क्या मिलेगा, I7 को इधर शिफ्ट करो, I5 माइनस I7, तो I5 कितना है, I5 अभी फाइंड किया ना 16, एंड I7 कितना दिया है, दैट इज 9, तो ये कितना मिलेगा मुझे, I6 दैट इज 7, राइट, I6 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। इसका मतलब X की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल रही है, X इज इक्वल टू 7 एम्पियर। समझ में आया सबको, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लेट मी चेक द आंसर, यस इट इज़ करेक्ट। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत आसान सवाल है, आप लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले।
अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम। मैं इसको नाम देते चलती हूँ, उसके बाद सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक बैटरी दी है जिसका ईएमएफ हमें कितना दिया है, 4 वोल्ट दिया है ना। तो गिवन पहले लिख लेते हैं, बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, मतलब E1 इज इक्वल टू दिया है 4 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है R1 इज इक्वल टू 1 ओहम, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर बैटरी ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट। मतलब एक बैटरी उसको पैरेलली कनेक्ट की है जिसका ईएमएफ कितना है 1 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे के रखा है 1 ओहम। तो इसका पहले हम सर्किट बना ले बच्चों। देखो एक बैटरी में यहाँ लेती हूँ, ये एक बैटरी मैंने ली और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग यहीं पे लेंगे। सिमिल दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया है, तो पैरेलल कनेक्शन सबको पता है कैसे होता है। तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस में लेती हूँ, तो ये बना हमारा इसको मैं E1 नाम देती हूँ एंड इसको मैं E2 नाम देती हूँ, चलेगा। इसको मैंने R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, R2 इंटरनल रेजिस्टेंस बोला, ठीक है। पैरेलल का सर्किट मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद द कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड अ करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम। मतलब यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से ये बैटरी क्या कर रही है, करंट सेंड कर रही है। वो रेजिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू कितना है, 2 ओहम का रेजिस्टर है। कैलकुलेट करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल में से, ये R में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों पहले सर्किट ड्रॉ कर लेना है धीरे धीरे और बहुत ही कूल दिमाग से इसको सॉल्व करना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस है, तो बहुत शांति से बिना टेंशन लिए सॉल्व करते चलो। क्वेश्चंस को पहले ठीक से अंडरस्टैंड करो, उसके बाद सॉल्व करते चलो। रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं, क्योंकि फिजिक्स में रटना मना है, सबको पता है। तो देखो यहाँ पे E1 कितना दिया है, 4 वोल्ट। तो अभी पहले करंट निकाल लेते हैं। हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव दिखाते हैं। हमेशा याद रखो, सर्किट में करंट कहाँ से कहाँ दिखाएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव से मैंने एक करंट लिया, वो कितना होगा I1, क्योंकि दो बैटरीज हैं, दोनों बैटरीज की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका भी पॉजिटिव की बाहर आउटवर्ड करंट रहेगा, इसको मैं नाम देती हूँ I2। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये I1 ये I2 दोनों यहाँ इस पॉइंट से कनेक्ट हो रहे, दोनों कंबाइन हो रहे है ना। मतलब यहाँ करंट एंटरिंग जंक्शन है, यहाँ पे इस जंक्शन पे करंट मुझे कितना मिलेगा, I1 प्लस I2। तो बच्चों सिंपल है, हमें क्या निकालना है, I1 एंड I2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि R में से I1 एंड I2 फ्लो हो रहे। तो यहाँ से करंट I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है। मैं इसको नाम दे देती हूँ अभी पूरे सर्किट को। देखो ये I1 I2 यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से जाएगा वापिस इस डायरेक्शन में। I2 कैपेसिटी इधर जाएगी, इस डायरेक्शन में I1 इधर जाएगा। ओके, तो वापिस ये निगेटिव पे आएगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। तो अभी क्या करते हैं, हम पहले लूप फॉर्म कर लेंगे और हमें I1 एंड I2 निकालना है। एक एक लूप कंसीडर करके I1 एंड I2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं इसको नाम दे देती हूँ, A B C D E F G H, I मत लो क्योंकि I ऑलरेडी है, J एंड K, ऐसे मैंने नाम दे दिया, ठीक है। ये सभी नाम दिए। अभी हम लोग एक लूप कंसीडर करते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, ये लूप कंसीडर करती हूँ, कौन सा, A B C D E F G एंड H I, ये लूप हम लोग पहले लेते हैं, ठीक है। कंसीडर लूप, कंसीडर लूप, देखो कैसे मैं सॉल्व करती हूँ, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे। और आज मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाली हूँ। A B C D E F G H A, A B C D E F G H A। ओके, वापिस A से स्टार्ट हुआ, A पे एंड हुआ। बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। देखो यहाँ से करंट कितना पास हो रहा है, I1 प्लस I2। आपको याद है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन याद है सबको। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं हमारा फ्रेंड भी जा रहा है, झगड़ा हो गया निगेटिव, है ना। तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं, यहाँ पे झगड़ा हो गया निगेटिव। I1 प्लस I2 इंटू R, तो
तो ये क्या बनेगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R होगा। ठीक है, आगे चले, आगे जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी करंट इसी डायरेक्शन में है, रेजिस्टर उसी डायरेक्शन में है, माइनस I1 इंटू R1, ये भी माइनस बनेगा। अब जब बैटरी का पहला निगेटिव आएगा तो हम उसको पॉजिटिवली लेंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव बैटरी का पहला आया तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया, तो प्लस E1 है इज इक्वल टू 0, राइट। R की वैल्यू आपको पता है, I1 I2 निकालना है, लेकिन R की वैल्यू आपको पता है, R1 की वैल्यू पता है, तो क्या करते हैं देखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, माइनस I1 माइनस, एक सेकेंड, ये R से भी मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, R से मल्टीप्लाई करो, माइनस से भी मल्टीप्लाई करो, माइनस I1 R माइनस प्लस माइनस I2 R, ओके, ये बनेगा माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ बच्चों, I1 की जो टर्म है इसको कॉमन निकालती हूँ, माइनस I1 मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ R बचेगा, यहाँ प्लस R1 बचेगा, है ना। अब ये माइनस I2 R को मैं एज इट इज रखती हूँ, प्लस E1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे R एंड R1 की वैल्यू पुट कर दो, R कितना है 2, R1 कितना है 1, तो क्या होगा, माइनस I1 R2 प्लस R1 कितना है 1, माइनस I2 R कितना है 2 प्लस E1 कितना है 4 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये बनेगा माइनस 3I1 माइनस 2I2 एंड प्लस, ये प्लस 4 में उधर शिफ्ट करती हूँ तो बनेगा माइनस 4। बच्चों सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस बन जाएगा, ये 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन बन गया। देखो जैसे एक्स वाई का इक्वेशन फॉर्म होता है ना, लीनियर इक्वेशन, लाइक दैट ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसका यूज करके I1 I2 की वैल्यू निकालने के लिए और एक इक्वेशन चाहिए, इसीलिए मैं और एक लूप यहाँ पे कंसीडर करूंगी। तो पहले लूप से मैंने एक इक्वेशन बना लिया, अब मैं दूसरा लूप यूज करके दूसरा इक्वेशन बनाती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखो, ये कहाँ से स्टार्ट करें, जे से स्टार्ट करें, नो प्रॉब्लम, ये लूप बनेगा, देखो ये वाला लूप है ना। तो मैं जे से स्टार्ट करती हूँ, जे से जाएंगे हम लोग, जे से जाके वापस यहाँ पे आएंगे, मतलब JAH GFK एंड J, ओके। अलग ही सिंबल से थोड़ा लर्न करने के लिए आसानी रहेंगे, उस हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे कैसे ABCD था तो मुझे पता चल गया, सीक्वेंस में थे, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब मुझे देखना पड़ेगा बार बार, JAH GKJ GFK, वैसे बीच में कोई सिंबल छूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, J और वापस J आ गया लूप। यहाँ पे भी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। क्या बनेगा देखो, किरचॉफ सेकेंड लॉ, एक सेकेंड, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से गए हम लोग, यहाँ पहले बैटरी का पॉजिटिव आ गया तो हम निगेटिव लेंगे, माइनस E1 होगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम इस डायरेक्शन में, तो माइनस आएगा, नो अपोजिट में हैंडशेक है ना, तो प्लस आएगा, प्लस I1 R1, अपोजिट सामने से हैंडशेक करेंगे। फिर आगे चला, आगे जाने के बाद यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन में झगड़ा हो गया, माइनस आएगा, माइनस I2 R2, ओके। आगे चलने के बाद यहाँ पहले कौन है, निगेटिव, तो निगेटिव के लिए हम पहले लेंगे पॉजिटिव प्लस E2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू सभी पता है बच्चों, पुट कर दो। E1 कितना है, माइनस 4 प्लस I1 R1, I1 नहीं पता, R1 पता है 1, तो ये बस I1 बनेगा, माइनस I2 R2 पता है 1 है, तो ये बस I2 बनेगा, प्लस E2 पता है 1 है, तो यहाँ 1 लिखती हूँ, इज इक्वल टू 0। माइनस 4 प्लस 1 कितना होता है, -3, -3 मैंने उधर शिफ्ट किया तो +3 बनेगा, तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -3, उस साइड जाके बनेगा +3, इट इज इक्वेशन नंबर 2।
ओके, तो देखो इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 2 है आपके पास। तो अभी इन दोनों का यूज करके हम लोग I1 एंड I2 निकाल सकते हैं। लीनियर, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशंस बन गए दोनों, तो दोनों का यूज करके हम लोग I1 एंड I2 निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ मैं क्या करती हूँ, यहाँ 2 है ना, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते पता है ना सबको, तो यहाँ 2 है ना, मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, इक्वेशन 2 इंटू 2 करो एंड ऐड इन इक्वेशन 1, ऐड इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा देखो, व्हाट इज दिस, 2I1 माइनस 2I2, 3 2 जा 6। ओके, अब इसको ऐड करो, इसके अंदर क्या बनेगा, 3I1 प्लस 2I2, I2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों और मुझे इसकी टर्म मिल जाएगी, किसकी, I1 की। तो देखो ये कितना होगा, 5I1, और ये तो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस, और ये बनेगा 10। तो I1 इज इक्वल टू क्या मिलता है, 10 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10, मतलब ये 2 एम्पियर मिल गया। वेरी गुड, पहले I1 की वैल्यू तो मुझे मिल गई, कितनी, 2 एम्पियर। आई थिंक मुझे एक स्लाइड लेनी पड़ेगी, है ना, एक्स्ट्रा। देखो मेरा फेवरेट स्लाइड लेती हूँ मैं, अरे हाँ, टीचिंग बैकग्राउंड, चलो ओके। हाँ देखो अभी I1 की वैल्यू कितनी मिली, 2 एम्पियर। किस में पुट करें बच्चों, 2 में पुट करते, इजी है ना। I1 is equal to 2 एम्पियर, पुट इन इक्वेशन 2। 2 क्या है इक्वेशन, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 3। तो मुझे I1 पता है, तो मैं क्या करती हूँ, माइनस I2 इज इक्वल टू 3 माइनस I1, मतलब माइनस I2 इज इक्वल टू 3 माइनस I1 कितना है, 2। तो माइनस I2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1। तो I2 इज इक्वल टू माइनस 1 एम्पियर, है ना। तो ये मुझे मिलती है I2 की वैल्यू। अंडरस्टैंड एवरीवन, वेरी सिंपल। ओके, तो बच्चों I1 एंड I2 मिल गया, लेकिन हमारे रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है। इसका मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल, मुझे मिलेगा I1 मुझे मिला 2, I2 मुझे मिला 1, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1 एम्पियर। दैट मीन्स करंट फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, current flow through the external resistance, the external resistor is कितना है, 1 एम्पियर। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ओके, समझ में आया सबको। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक ऐसा ही सवाल आज मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, आप लोग खुद ट्राई करोगे, वो एक्सरसाइज का सवाल है, ये भी एक्सरसाइज का सवाल था, स्टार करो इसको। अभी ऐसा ही सवाल मैं आपको होमवर्क देती हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लो, एंड देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, ओके। तो बच्चों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। बहुत ही सिंपल लेक्चर था, मुझे लगता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ, ये हमने आज स्टडी किया है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्किट स्टडी करने वाले हैं, जो आप लोग प्रैक्टिकल करते हो अपनी लैबोरेटरीज में, जो कॉलेज जाते हैं वो प्रैक्टिकल करते होंगे, वही प्रैक्टिकल हमें थेरोटिकली पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सर्किट्स बताने वाली हूँ, अलग अलग टाइप के ब्रिज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो बहुत सारे ब्रिजेस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें, और जब आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते चलिए, क्योंकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।